दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं तीसरा वीडियो लेके आया हूँ वन लाइनर टाइप का टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। तो आप लोग लास्ट तक देखिए, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है, कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा और आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो कान में ईयरफोन लगा के सुन सकते हो और आपका रिविज़न चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पे आयोजित किया जाता है? विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, यूएस और फ्रेंच। तो 4 मेन ओपन होता है टेनिस का। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होता है आपका फ्रेंच, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो ये फ्रेंच जो ओपन होता है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत भारत के लिए स्वदेशी था? हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, वे दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो ये कर्नाटक संगीत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान, खिजर खान। ये दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश खिजर खान, इन्होंने ही सबसे पहले इसका जो है स्थापना की था। सैयद राजवंश की स्थापना खिजर खान ने 1414 ईस्वी में की थी। यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। ठीक है, 1414 से 1421। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम है? उत्तर से दक्षिण, जस्कर, काराकोरम, लद्दाख, शिवालिक। लद्दाख, काराकोरम। ये देखिए, सबसे पहले तो आप काराकोरम आप देख रहे हैं, तो काराकोरम कहाँ है? ये तो भारत का जो जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला जो एरिया है ना, जो पीओके में जाता है, वहाँ काराकोरम है। तो पहला तो जो काराकोरम से स्टार्ट होगा उत्तर में, तो पहले तो वही होगा। तो सबसे पहले काराकोरम वाला देखना, अब उसमें देखना है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्योंकि उत्तर सबसे ऊपर उत्तर ही होता है। अब इसमें जस्कर, लद्दाख, शिवालिक होगा या काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, शिवालिक होगा। तो काराकोरम के बाद लद्दाख है, फिर जस्कर, शिवालिक। ठीक है। रियो डी जेनेरो, ब्राजील में यूएनसीडी 1992 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? एजेंडा 39, एजेंडा 19, एजेंडा 22, एजेंडा 21। तो ये एजेंडा 21 है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है। जब एक वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क ट्रैफिक की प्रचुरता के कारण इसमें एक्सेस नहीं कर पाते, तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, क्रैकिंग, डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये डिनायल ऑफ सर्विस हो जाएगा। वायरस तो जैसे वायरस का आप देखते होंगे, एक मालवेयर जो डाल दिया जाता है। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है, एक यहाँ से है तो दूसरा का एक्सेस कर रहा है, दूर बैठे कोई कंप्यूटर और लैपटॉप को या सिस्टम को, तो ये ट्रोजन हॉर्स होगा। क्रैकिंग तो आपको पता है, क्रैक करते हैं किसी चीज़ को। निम्नलिखित में से किस महासागर की धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है? अलास्का धारा, कुरोशियो धारा, गल्फ धारा, उत्तर भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से किस महासागर की धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है? तो ये गल्फ धारा हो जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के अवधि के समकालीन थे? मेगास्थनीस, डिमाकस, फाहियान, जुआनजंग। तो फाहियान हो जाएगा, इसमें कुछ दिया है क्या? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मेगास्थनीज आए थे। 302 से 298 ईसा पूर्व में ये चंद्रगुप्त मौर्य का था, और 300 से 273 ईसा पूर्व के बीच बिंदुसार उसका बेटा की शासनकाल के दौरान डिमाकस, और 630 से 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासनकाल। ये ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। शासनकाल के दौरान ह्यून तसंग, जिन्हें मूल रूप से जुआनजंग के रूप में जाना जाता, वो आया था। ठीक है। निम्न में से क्या पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति का स्थापना है? मतलब कि उसमें जैव विविधता भी होगा और मानव जीवन से भी उससे
संरक्षित किया जाता है। निम्न में से क्या पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है? वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, जैव आरक्षित क्षेत्र। तो ये जैव आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र ये एक प्राकृतिक राष्ट्रीय उद्यान या पशु अभ्यारण्य की तुलना में प्राकृतिक आवास के बड़े क्षेत्रों की रक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं। स्थल में प्रकृति संरक्षण के मूल्य का एक संरक्षित और न्यूनतम रूप में व्याकुल आंतरिक क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, इतना ही। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में एक कम्युनिस्ट नेता नहीं था? पीसी राय, एएस डांगे, मुजफ्फर अहमद, सिंगारवेलू। तो पीसी राय थे, ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जुलाई 2022 में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में करण जायसवाल, सतीश सिंह, सुमित कुमार, प्रणय कुमार वर्मा। तो ये प्रणय कुमार वर्मा याद रख लेना है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक लोअर प्रेशर जोन स्थित है ट्रेंड हवाओं और वेस्टर्लियस बेल्ट के बीच में, वेस्टर्लियस बेल्ट और ध्रुवीय हवाओं के बीच में, पोल्स के पास, भूमध्य रेखा के पास। तो ये भूमध्य रेखा के पास होगा। इसका इक्वेटोरियल लो है ITCZ, देख लीजिए। सब ट्रॉपिकल हाई 30 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे वेस्टर्न की तरफ जो है वेस्टर्लाइज जो मतलब कि हवाएं बहती है, यहाँ आपको 30 डिग्री 60 डिग्री, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पे भी हाई प्रेशर वाला एयर होता है, यहाँ भी हाई प्रेशर वाला एयर होता है। ठीक है, इतना ही जानना था। आगे बढ़ते हैं। काकोरी रेल गाड़ी डकैती मामले में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। तो A, B, C ये तीन हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ा नहीं गया था, बटुकेश्वर दत्त ये दूसरा केस में है। एक काकोरी रेल गाड़ी कांड दूसरा था, A, B और C। हिंदुस्तान जो हुआ था ये 1925 में होता। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा काकोरी डकैती सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है। लखनऊ के पास एक गुमनाम गांव काकोरी में पुरुषों ने 8 डाउन रेलगाड़ी को रोक दिया और इनके आधिकारिक रेलवे की नकदी लूट ली। काकोरी डकैती के बाद सरकार की गिरफ्तारी से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 17 को जेल हुई, 4 को जीवन अपवहन और 4 बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। इसलिए ABC विकल्प सही है। काकोरी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए काफी बड़ा झटका था। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1924 में पूर्वी बंगाल के भोलाचांग गांव में की गई थी। यह सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली द्वारा अनुशील समिति की एक शाखा के रूप में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत के संयुक्त राज्य में संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। ये ब्रीफ में इसका था इंट्रोडक्शन। द मैन हु नो इन्फिनिटिव नामक एक हालिया फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? S. रामानुजन, S. चंद्रशेखर, SN बोस, CV रमन। तो ये S. रामानुजन हो जाएगा। कौन सी मूवी है? द मैन हु नो इन्फिनिटी। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा। तो ये मैग्नीज के लिए उड़ीसा याद रख लेंगे। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बोला गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए थे? कालीबंगा, लोथल,
रोपड़, धोलावीरा, तो ये धोलावीरा हो जाएगा। उन्नीस में प्रमुख उद्योगपतियों के एक समूह ने भारत की आर्थिक विकास की एक योजना जारी की। इसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। बम्बई योजना, दिल्ली योजना, कलकत्ता योजना, मद्रास योजना। बम्बई योजना हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, होमी जहांगीर भाभा, कृष्ण स्वामी, कस्तूरी रंगन, ये साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का बढ़ते क्रम में विस्तार क्या? पहले चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा होगा नेपाल के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर चीन के साथ, फिर बांग्लादेश। सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है। भारत के लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से जुड़ी है? धारवाड़, कदप्पा, विंध्य, गोंडवाना, ये धारवाड़ हो जाएगा। ठीक है। डैश में उच्च विद्यालयों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया था। 9 मई 1957, 9 जून 1957, 9 जुलाई 1957, 9 अगस्त 1957, ये 9 जून 1957 को होगा। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया बिहार के आदिवासियों के उत्थान के लिए आंदोलन। गुजरात में मंदिर प्रवेश आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में किसान आंदोलन। ये महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। किस ऑपरेशन ने हैदराबाद को भारतीय संघ में बदल दिया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन पोलो था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसी राज्य में मुख्य सचिव का निश्चित काल होता है, ये राज्यपाल के द्वारा नहीं होती है। ये मुख्य सचिव प्रमोशन होते होते वहां तक पहुंचता है, आईएएस ऑफिसर जो होता है। ठीक है। और इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो ये भी न तो ए न तो बी। निम्नलिखित में से किस लिपि में अशोकन शिलालेख लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मी, तमिल, ओलचिकी, ये ब्राह्मी हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करनाल, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। यहाँ से आप ऑप्शन में कैसे पता, करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में है। बेंगलोर ये सब जानते हैं। और सबसे ज़्यादा दूध कहाँ दिखता है? हरियाणा वाला ही पालता है ना, गाय भैंस जो भी हो, भैंस ज़्यादा पालता है, तो वहीं पे होना चाहिए। तो ये ऑप्शन अगर आपको नहीं आता है तो इस टाइप का आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा रिलेट करके। उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुवत कब होता है? 23 सितंबर, 21 मार्च, 4 जुलाई, 21 सितंबर। ये तो 21 मार्च को होगा वसंत विषुवत। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। विषुव पृथ्वी की दो स्थितियां ऐसी है जो 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। ठीक है। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, इस स्थिति को विषुव के रूप में जाना जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में जब जो सूर्य की जो किरण है वो भूमध्य रेखा पे पड़ती है। वर्नल वसंत, जिसको वसंत बोलते हैं, वर्नल विषुव जो है 21 मार्च को, और शरद ऋतु विषुव 23 सितंबर को होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। 21 मार्च को विपरीत स्थिति है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। समझ में आई बात? तो इतना ही। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के डैश तट के समानांतर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये होगा उत्तर और पूर्वी। ग्रेट बैरियर रीफ
किस पहल के तहत भारतीय रेलवे ने पहली बार एक हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की है? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। तो मेक इन इंडिया हो जाएगा। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता? मनोरंजन कर, टोल कर, गृह कर, उपयुक्त में से सभी। अगर उपयुक्त में से सभी हो जाए, टोल कर तो ये नगर निगम नहीं लगा सकता ना, ये तो सड़क वाला है ना। तो आपका रह गया मनोरंजन कर और गृह कर, तो मोस्ट जो रिलेटेड होता है वो गृह कर है, तो गृह कर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको एलिमिनेट करना है, मैं ये बता रहा था। किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने जून 2022 में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों विधायकों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया? सैलून आई, सखी, स्वयं, सी इज अ गेम चेंजर। ये होगा सी इज अ गेम चेंजर। परियोजना यही था जिसके तहत राष्ट्रीय महिला आयोग ने जून 2022 में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला स्थापित किया था। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित? रक्षा मंत्रालय, विदेश, ये तो सरल ये था। वाणिज्यिक एवं उद्योग, व्यापार नीति पर है, व्यापार नीति पे वाणिज्यिक एवं उद्योग, व्यापार होगा तो उद्योग तो होगा ही वहां पे। घटना की स्थिति में राज्य मानवाधिकार आयोग, घटना की स्थिति में, कुछ भी घटना की स्थिति में राज्य है, यहाँ पे देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय में किसी भी रिक्ति की, कोई भी रिक्ति हो जाता, जो अध्यक्ष में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है, वो कौन होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल। तो ये राज्यपाल हो जाएगा, जो कि किसी की उपस्थिति में जो उसका हेड है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अगर नहीं है तो वो किसी को, बाकी कोई सदस्य में से उसको हेड बना सकता है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस। तो ये लॉस एंजलिस में हो जाएगा, अमेरिका। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 146, 47, 48, 49, 149 हो जाएगा। एक भारतीय कवि, गीतकार एवं फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। आरजू, दाग, गुलजार, तालिब। ये गुलजार हो जाएगा। भारत की सबसे दक्षिणी सीमा क्या है? नीलगिरी, अन्नामलाई, ये पहाड़ का नाम दिया हुआ। कार्डमम, नल्ला मलाई। तो ये कार्डम हो जाएगा जो केरल में है। ठीक है। मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया? इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान। तो ये ईरान हो जाएगा नूर 2। गोल्फ निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी के साथ जुड़ा हुआ? फ्रेंच कप, वॉकर कप, यूरोपियन कप, डुरंड कप। ये हो जाएगा वॉकर कप। गोल्फ में क्या होता है? चल चल के कहीं जाके शॉट मारते हैं, एक बॉल गया, फिर वहां चल के गए, फिर तो वॉक कर रहे थे, इसलिए ये वॉकर, मतलब कि याद रख सकते हैं इस तरह से आप, वॉकर कप गोल्फ से। राइडर कप भी है, राइडर कप भी गोल्फ से ही है, क्योंकि उसमें भी हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो कभी कभी देखे होंगे बड़ा बड़ा आदमी क्या होता, एक शॉट मारा, फिर गाड़ी से गया, फिर बॉल के पास जाएगा, फिर वो डंडा लेके मारता है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। वॉकर और राइडर कप गोल्फ से होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। ये तीनों जो है नीति निर्देशक तत्व में, ABC हो जाएगा, तत्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है।
हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का बड़ा राज्य है? नहीं, ये तो सबसे पहले गलत हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर, राजस्थान है। निम्नलिखित में से क्या राज्यों के राज्यपालों से संबंधित एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है? संवैधानिक प्रावधान नहीं है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ये तो सही है। वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये भी सही है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा, ये भी सही है। उसकी आयु 25 साल पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं, वो 35 साल होगा तभी होगा। भारतीय राज्य, आपको पिछले वाला क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आप अगर एमपी बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। भारत राज्य के विभाजन पर भारत का पहला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल, तो ये पंजाब हो जाएगा। जून 2022 में निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना के किस पोतों को सेवा मुक्त किया गया? आईएनएस गंगा और आईएनएस निपात, आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय, आईएनएस खुकरी और आईएनएस संध्याक, आईएनएस गोमती और आईएनएस रंजीत, ये आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को लास्ट तक देखिए और अच्छे से देखिए, एक बार नहीं आता है 2 बार भी लगा के देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किससे खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, क्रिकेट। स्टॉपर फुटबॉल में होता है, मिडफील्डर होता है, स्ट्राइकर होता है, ये सारा फुटबॉल में ही आ जाएगा। गोल कीपर होता है। जलपाईगुड़ी डैश नदी के किनारे स्थित है, यहाँ गंगा, यमुना, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, तो आपको क्या लगता है? ये तीस्ता हो जाएगा। जलपाईगुड़ी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने द लास्ट क्वीन पुस्तक लिखी है? द लास्ट क्वीन, चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी, किरण देसाई, उर्वशी बुटालिया, अमृता प्रीतम, ये चित्रा बनर्जी, द लास्ट क्वीन। किस देश के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों का पता करने के लिए अंतरिक्ष जनित दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने वाले क्लोज वाई हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे नामक एक अंतरिक्ष परियोजना का प्रस्ताव रखा है? किसने रखा है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, चीन हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आदर्श विशेषताओं के रूप में वर्णित किया? किसको आदर्श विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीआर। अब जनरल नॉलेज में देखते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन। उत्तक और रक्त और अस्थि मज्जा परीक्षणों की बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए नैदानिक परीक्षण है? किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है? ये उत्तक और रक्त और अस्थि मज्जा परीक्षण। मलेरिया, कैंसर, हैजार्ड, एड्स, तो ये हो जाएगा कैंसर के लिए होता है। ध्वनि डैश में अधिकतम प्रसार करती है? ध्वनि का कॉन्सेप्ट क्या है? जितना ये होगा कोई भी पदार्थ का जो मॉलिक्यूल जितना सटा रहेगा ध्वनि उतना जल्दी, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा ध्वनि गति जल्दी करेगा, तो ये ठोस हो जाएगा। भोजन में मौजूद प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचा नहीं पाता है? ट्रिप्सिन पेट में होता है, ये लार में होता है, सॉरी। काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, ये लाइपेज होता है, ठीक है। इसमें देखिए पाचन एंजाइमों और उनके लक्षण सबस्ट्रेट के आधार पर वर्गीकृत किया गया। वसा और तेलों से लिपिड फैटी एसिड को विभाजित करते हैं। वसा लिपिड फैटी एसिड को, प्रोटीन और पेप्टोज प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड और एमिनो एसिड
में विभाजित करते हैं। इमाइलेज स्टार्च और शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में विभाजित करते हैं। न्यूक्लियस ने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में विभाजित किया। ये बस मतलब इसका ये दिया हुआ पाचन एंजाइमों का सब्ट्रैक्ट। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? किया गया कार्य उस गति पर निर्भर करता है जिसके साथ वो मार्ग की यात्रा करता है। कुछ नहीं है। किया गया कार्य अनुसरण किए गए मार्ग पर निर्भर करता है। वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कोई काम नहीं किया जाता है। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर जा रहा ना। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फोटोमीटर, पायरोजियोमीटर, सोलर मीटर, पायरोमीटर। ये पायरोमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिए। नाइट्रेट, मरकरी, लेड लो, तो ये नाइट्रेट हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण जो है, इसका क्या लक्षण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रक्त में ऑक्सीजन परिवहन को प्रभावित करने वाली कई स्थितियों को संदर्भित कर सकता है, जिसके परिणाम शिशुओं में त्वचा का नीलापन दिखाई देता है। ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इनमें से कौन पारा का मिश्र धातु है? पीतल, निक्रोम, एल्यूमिनियम, अमलगम। ये होगा अमलगम। निम्नलिखित में से कौन सी ताकत प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? घर्षण का बल, तार में तनाव, स्प्रिंग में विद्युत बल, शरीर का वजन। ये तो ग्रेविटी के कारण होता। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होता है। बिल्कुल गलत। यह शरीर की वृद्धि की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कामकाज के लिए उत्तरदायी। तो ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। जलीय घोल के तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा? मोलरता में वृद्धि होगी, मोल अंश में वृद्धि होगी, मोलरता में कमी होगी और द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो ये मोलरता में कमी हो जाएगी क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? जो मोल, कितना मोल सॉल्यूट का है और कितना सॉल्वेंट का, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का आयतन। अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा ना, तो ये मोल अंश में कमी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यदि तापमान में वृद्धि का अर्थ है तो आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये मोलरिटी घट जाएगा। ठीक है। सेब और नाशपाती का खाद्य हिस्सा क्या? थैलेमस, एपिकार, मेसोकार, एंडोकार। ये थैलेमस हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा देख लीजिए। जब फल केवल अंडाशय से विकसित होता है तो उस फल को एक सच्चा फल कहा जाता है, जैसे आम, नारियल। जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा फूल के आकार के कैलिकस, कोरोला, थैलेमस आदि से होता है तो फल को झूठा फल कहा जाता है, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती। सेब और नाशपाती में थैलेमस एक फल में बदल जाता है। फल के अंदर बीज होते हैं और फल का बाहरी मांसल हिस्सा थैलेमस होता है, अर्थात खाद्य भाग होता है। ठीक है। और देखिए, फलों के दीवार या परिकार, दीवार या परिकार को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। इसको देख लीजिए, पर याद रहेगा। भीतरी परत को एंडोकार्प बोलते हैं, कॉर्प। मध्य परत को मेसोकार्प बोलते हैं, बाहरी परत को एक्सोकार्प बोलते हैं। बस इतना ही बताना था आपको। दिए गए दूरी समय का आलेख क्या दर्शाता है? यहाँ डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, लेकिन डिस्टेंस का जो ग्राफ है ये सीधा है, लीनियर। इसके साथ में टाइम के साथ में यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, फिर भी डिस्टेंस वैसे उतना ही है। टाइम अगर यहाँ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड तो भी डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब
ये विरामावस्था पर कोई भी सामान रखा हुआ है। जब हरी पत्ती पर सफ़ेद प्रकाश की घटना होती है तब हरा रंग अधिकतर पत्ती द्वारा अवशोषित होता है? नहीं, क्योंकि अवशोषित होगा तो वो हरा रंग दिखेगा ही नहीं। हरा रंग ज़्यादा पत्ती से परिलक्षित हो जाता, ये होगा, ठीक है, बाहर फेंक देता। कोई भी चीज़ का कलर उस कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि प्रकाश का जो रे पड़ता है उसमें से वो कलर मतलब कि रिफ्लेक्ट होता, बाकी वो अवशोषित कर लेता। एक जीन के वैकल्पिक रूपों को निम्न में से क्या जाना जाता है? टाटोमर, आइसोमर, एलेल, पॉलिप्लॉइड, ये अलेल हो जाएगा, ठीक है। इसमें आदर्श गैस व्यवहार से अधिकतम विचलन डैश गैस में से अपेक्षित है। इसमें से कौन गैस में ऐसा देखा जाता है कि वो अधिकतम विचलन दिखाता आदर्श गैस से? तो ये अमोनिया हो जाएगा। अब इसका अंतर देखिए, इसका तो कुछ देख लीजिए। आदर्श गैस किसको बोलते हैं? प्रकृति में पाई जाने वाली गैसों को वास्तविक गैस कहा जाता है। आदर्श गैस में क्या है? एक गैस जो सभी तापमानों और दबावों पर आदर्श गैस समीकरण PV = nRT का पालन करती, वो आदर्श गैस कहलाती है। इसका दो कंडीशन है। आदर्श गैस के जो अणुओं का जो आकार होता है छोटा होता है और अणुओं के बीच आकर्षण का बल बहुत ही कम होता है। लेकिन NH3 में क्या होता है, यहाँ पे इसका जो है बल ज़्यादा हो जाता है। नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन से 3 भाग में 3 साथ जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इसका अणु तो और ज़्यादा होगा ना, आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या कम होना चाहिए, तो ये विचलन ज़्यादा दिखाने लगता है, तो वही दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? इसका आकार 18 से 25 माइक्रोन होता है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और कीटाणुओं को खाते हैं। केंद्रीकृत आकार अमीबीय या गोलाकार होता है। तो ये आकार में 18 से 25 माइक्रोन ये गलत है। इसका ये देख लीजिए, 12 से 17 माइक्रोन होता है। RBC का लगभग 3 गुना होता है, ठीक है। WBC को ल्यूकोसाइट या श्वेत कणिका भी बोलते हैं। इसका जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। इसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है, और प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है। इसी को सैनिक या गार्ड बोलते हैं। गोलाकार, चतुर्भुजाकार, कोई अन्य आकार का हो सकता है इसका आकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलो है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया। मैंने भी एग्जाम दिया था, उसमें भी ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता, भार चेंज होता, कहीं भी लेके जाओ तो 100 किलो का है तो 100 किलो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अफीम किस श्रेणी की दवा है? अवसादक, उत्तेजक, मतिभ्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये अवसादक होता है। क्यों होता है ये देखिए। अफीम एक अवसादक दवा है जिसका अर्थ है कि पहले यह आपके मस्तिष्क और शरीर के बीच यात्रा करने वाले संदेशों को धीमा कर देता है, इसलिए इसको अवसादक बोलते हैं, ठीक है। कांच में उपयोग नहीं किया जाने वाला कच्चा माल? रेत, सोडा एश, एल्यूमिनियम, चूना पत्थर। एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते हैं। क्यों एल्यूमिनियम का यूज करेंगे कांच में? 4 समान प्रकार के रेफ्रिजरेटरों में ओजोन रिक्तीकरण की क्षमता सबसे अधिक कौन सा है? CFCS या HCFC, HFC, LTC। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ठीक है, जिस पे तो बैन भी लगा हुआ है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो और अच्छा सा वीडियो था जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको जो है जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपका BSSC CGL का जो भी क्वेश्चंस है, मतलब इम्पोर्टेंट वाला या 1 लाइनर क्वेश्चन है, वो मैं लेके आऊँगा।
तो आप लोग ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।